Hello everyone, how are you all? Good. We'll now start with section 16, that is eligibility and condition to avail input tax credit. Section 16 में आपको कुछ conditions बताई गई हैं, जिन conditions को fulfill करने पे ही आप क्या कर सकते हैं, input tax credit avail कर सकते हैं. तो आइए इस section को देखते हैं. Eligibility and condition to take input tax credit, section 16 of the CGST Act. Registered person to take credit. तो सबसे पहली बात क्या है कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही क्रेडिट मिलेगी. तो आई होप ये बात आप सभी जानते हो, स्वाभाविक सी बात है. जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी वही क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सेक्शन 49 shall be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services brought to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business. और आप देखिएगा ये लाइन तो हर जगह आपको जुड़ी हुई मिलेगी कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही क्या होना चाहिए, वो जो आपकी परचेजेस हैं इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की, वो यूज होनी चाहिए. द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कहां दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देता है. पता है जीएसटी के पोर्टल पे आपका 3 लेजर मेंटेन होता है. आपका क्यों, इनफैक्ट हर व्यापारी का जीएसटी के पोर्टल पे 3 लेजर मेंटेन होता है. वो लेजर्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर. तो ये 3 लेजर मेंटेन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट एंड लायबिलिटी लेजर. ये कैश लेजर क्या है, आप जितना भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, जितनी आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, ठीक है, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देती है. और इसके अलावा 2 पेमेंट और दिखाई देती है अगर आपका किसी ने टीडीएस या फिर टीसीएस काटा है. अगर आपका टीडीएस या टीसीएस काटा है तो वो भी कहां दिखाई देगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, आईटीसी होता है. मेरे परचेज का पूरा टैक्स यहां दिखाई देता है जिसकी मुझे क्रेडिट मिलती है. और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपके आउटपुट का टैक्स होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर आउटपुट का टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इनपुट का टैक्स, और कैश लेजर में जो हमने पेमेंट की है या फिर टीडीएस टीसीएस इसमें होता है. अल्टीमेटली करना क्या होता है, ये जो लायबिलिटी लेजर है इसमें से आपको ये लेजर और ये लेजर एडजस्ट करनी होती है, ये दोनों लेजर एडजस्ट करनी होती है. और एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो हमें पे करना पड़ता है, राइट. तो हम एडजस्ट क्या करते हैं लायबिलिटी लेजर से, अपना कैश लेजर और क्रेडिट लेजर. तो यहां पे यही बता रहा था आपको कि पहली कंडीशन में कि जो रजिस्टर्ड बंदा है वही क्रेडिट ले पाएगा और उसकी क्रेडिट कहां दिखाई देगी, क्रेडिट लेजर में दिखाई देगी. तो इतनी सी बात कही गई पॉइंट नंबर 1 में. नाउ बी पॉइंट क्या है, कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन. सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली इफ. देखिए और क्या क्या कंडीशन है. He has received goods or services or both. The goods or services must be used by him in the course of furtherance of his business. तो इसमें बी पॉइंट में जो पहला सब पॉइंट है उसमें कहता है कि उसके पास गुड्स या सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, और सेकंड पॉइंट में कहता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट भी रिसीव हो जाना चाहिए. उसके पास डॉक्यूमेंट भी रिसीव हो जाना चाहिए. अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट का मतलब आप इनवॉइस समझ लीजिए, हालांकि डॉक्यूमेंट का मतलब इनवॉइस भी होता है और कुछ और भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ डॉक्यूमेंट का मतलब इनवॉइस समझ लीजिए. तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास इनवॉइस आ जानी चाहिए और मेरे पास गुड्स भी आ जाना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं. यानी अगर मान लीजिए मेरे पास इनवॉइस आ गई, मैंने इनवॉइस रिसीव कर ली, राइट. उस इनवॉइस पे गुड्स का नाम लिखा हुआ है, उस पे टैक्सेस जो टेबल है वो लिखा हुआ है, मेरे पास इनवॉइस आ गई है, लेकिन अभी गुड्स इन ट्रांजिट है, अभी रास्ते में है, अभी वो पहुंचा नहीं है. क्या हम क्रेडिट ले सकते हैं, नहीं, अभी क्रेडिट नहीं ले सकते. आप क्रेडिट तब लीजिएगा जब गुड्स भी रिसीव हो जाए. चलिए दूसरी बात करते हैं.
मान लीजिए गुड्स मैंने रिसीव कर लिया, अभी इनवॉइस मेरे पास नहीं पहुंची है, मैंने बाहर से माल मंगवाया था, इनवॉइस पार्टी ने कोरियर कराया और गुड्स भी भेज दिया, गुड्स पहले रिसीव हो गया, अभी इनवॉइस का कोरियर आया नहीं है, क्या हम क्रेडिट ले सकते हैं? द आंसर इज नो। आपके पास गुड्स भी आ जाना चाहिए और इनवॉइस भी आ जाना चाहिए। जहां पे भी मैं गुड्स बोल रहा था उसे आप सर्विसेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो मेरे पास सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए और साथ ही साथ इनवॉइस भी आ जानी चाहिए, तभी हम क्रेडिट ले सकते हैं। दोनों होगा तभी आप क्रेडिट लेंगे। अगर सिर्फ एक है इसमें से, मतलब सर्विस रिसीव हो गया, इनवॉइस अभी रिसीव नहीं हुआ, क्रेडिट आप नहीं ले सकते। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब कहता है इनवॉइस है, डेबिट नोट है, बिल ऑफ एंट्री है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसडी है। क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट का मतलब? चलिए मैं लिख देता हूं। डॉक्यूमेंट का मतलब कहता है, डॉक्यूमेंट का मतलब इनवॉइस है। डेबिट नोट अगर है तो भी आप इसके बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकते हैं। नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री है तो आप इसके बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकते हैं। चौथा है डॉक्यूमेंट इशूड बाय, ये डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है आईएसडी इनवॉइस, हम लिख देते हैं सीधे आईएसडी इनवॉइस है तो भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। इनवॉइस तो सबको ही समझ गया। अब ये डेबिट नोट क्या चीज है? अगर मुझे अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे लेने होते हैं ना तो हम उसे डेबिट नोट इशू करते हैं। समझाओ इस बात को। मान लीजिए मैंने अपने कस्टमर को इनवॉइस बना के दी कुछ इस प्रकार की, ये रही इनवॉइस, जिसमें मैंने लिखा था कि प्रोडक्ट का हम पैसा ले रहे हैं 1000 और इस पे जीएसटी 12% के रेट से 120 मिला के 1120। ये मैंने कस्टमर को इनवॉइस दी, कस्टमर मेरा माल लेके चला गया, पैसा दे भी दिया मुझे। जब वो माल लेके चला जाता है, मैं दोबारा से इनवॉइस को रीचेक कर रहा था तो मुझे याद आता है कि ओ ये तो गलती हो गई, ये माल तो 1000 प्लस जीएसटी का तो था ही नहीं, ये तो 1200 प्लस जीएसटी का था, और मैंने कस्टमर को गलती से 1000 प्लस जीएसटी का बिल बना दिया। तो मैंने कस्टमर को फोन किया, कहा भाई साहब एक गलती हो गई मुझसे। कहते हैं क्या? मैंने कहा कि देखिए वो 1000 प्लस जीएसटी का नहीं था, वो 1200 प्लस जीएसटी का था, गलती से बिल 1000 प्लस जीएसटी की बन गई आपकी। अब वो कस्टमर मेरा रेगुलर कस्टमर था, कहता है कोई बात नहीं साहब, आप 200 प्लस जीएसटी मुझसे और ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पता है 200 प्लस जीएसटी लेने के लिए भी मुझे एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा। पता है कौन सा? वो जो डॉक्यूमेंट मैं इशू करूंगा उसे कहूंगा डेबिट नोट। क्या अब मैं इनवॉइस बनाऊंगा? नहीं, इनवॉइस बन चुकी है। अब आप डेबिट नोट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्रोडक्ट का मुझे 200 चाहिए प्लस मुझे जीएसटी भी चाहिए 200 पे, कितना? 12% के रेट से 24 रुपया। ये होता है डेबिट नोट। अब जिसने खरीदा है, राइट, अगर वो बिजनेस है, जिसने खरीदा है वो भी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ये वाला 120 रुपए की आईटीसी क्लेम कर पाएगा? हाँ, इनवॉइस के बेसिस पे कर पाएगा। क्या ये वाला आईटीसी भी क्लेम कर पाएगा इस टैक्स का? हाँ कर पाएगा। डेबिट नोट के बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो आप इनवॉइस के बेसिस पे भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो और डेबिट नोट के बेसिस पे भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। डेबिट नोट एक और केस में इशू होता है, मैं चलिए उसको भी डिस्कस कर लेता हूं आपसे। डेबिट नोट का मेन मकसद है जब भी आपको कस्टमर से अधिक पैसा लेना है। अच्छा, अधिक पैसा क्यों लेना है? हो सकता है मैंने माल का पैसा कम लिया है, और दूसरा कभी कभी यह भी होता है माल का पैसा तो सही लिया है, जीएसटी गलत ले लिया। एक्चुअली क्या हुआ था, अब यहां पे मैं दूसरा केस डिस्कस करता हूं। मैंने 1000 प्लस जीएसटी की बिल बनाई, बाद में जब कस्टमर ले गया तो मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, जीएसटी का रेट इस पे 12% नहीं 18% है। 1000 का ही माल है, 1000 प्लस जीएसटी 18% लेना था, ना कि 12%। यानी 120 रुपए नहीं 180 रुपए जीएसटी के जोड़ने थे। गलती हो गई मुझसे। तो मैंने कस्टमर को फोन किया, साहब एक गलती हो गई मुझसे। कहते हैं क्या? मैंने कहा कि जीएसटी 12% जोड़ दिया मैंने तो 18% की बजाय, गलत हो गया ये। तो कहते कोई बात नहीं, आप जो डिफरेंस बनता है ले लीजिए ना मुझसे। तो अब मैं उससे बैलेंस 60 रुपए लेने के लिए क्या करूंगा? एक डेबिट नोट बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें सिर्फ जीएसटी लिखूंगा। अब प्रोडक्ट नहीं, देखिए पहले जब डेबिट नोट बनाए थे तो प्रोडक्ट भी लिखे थे। क्यों? क्योंकि सामान का पैसा भी तो 200 कम लिए थे। अब सामान का पैसा सही लिए हैं
सिर्फ जीएसटी कम लिए हैं। तो डेबिट नोट में हम जीएसटी लिखेंगे 60 रुपए, टोटल आएगी 60 रुपए, और ये मैं उसको इश्यू करूंगा और ले लूंगा। अब अगर सामने वाला कस्टमर मेरा बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट क्लेम करेगा इस 60 रुपए की बेस्ड ऑन डेबिट नोट। तो दो बातें आपको समझ में आ गई कि इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम होता है, डेबिट नोट के बेसिस पे। नाउ कमिंग टू थर्ड आइटम विच इज बिल ऑफ एंट्री। अब एक बात बताइए मुझे, जब हम विदेश से माल मंगाते हैं तो जो मेरा एक्सपोर्टर होता है वो इनवॉइस मुझे देता है, क्या उस इनवॉइस पे कस्टम ड्यूटी लिखी होती है? ना, बिल्कुल भी नहीं। कस्टम ड्यूटी तो हम इंडिया में पे करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, वो विदेश वाला सप्लायर थोड़ी ना कस्टम ड्यूटी लगा देता है अपनी बिल पे, उसकी बिल पे तो कस्टम ड्यूटी होती ही नहीं है। यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स में इनवॉइस पे आपको नहीं पता चलेगा टैक्सेस कितना पे किए हो, और जब आप इंपोर्ट करते हो तो मैं आपको फिर से बता दूं ये बात कि आप बीसीडी और आईजीएसटी उस पे देते हो। जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो उस पे आप बीसीडी और आईजीएसटी देते हो, जिसमें से आईजीएसटी की आपको क्रेडिट मिलती है, लेकिन ये आईजीएसटी और बीसीडी इनवॉइस पे नहीं लिखा होता। तो क्या है सर इसका प्रोसेस, बताइए ना। देखो, ये रहा कस्टम कोड, यहां पे माल मेरा आ चुका है, ठीक है। अब मुझे इस माल को छुड़ाना है तो क्या करना पड़ता है, मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी पे करने का तरीका क्या है, मुझे कस्टम ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है, और वहां से मुझे एक फॉर्म लेना पड़ता है जिसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। ये फॉर्म लेना पड़ता है। इस बिल ऑफ एंट्री में कॉलम्स होते हैं, क्या क्या, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, उसका क्वांटिटी कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, फिर इसका रेट ऑफ ड्यूटी कितना है, और ड्यूटी कितनी बनेगी इस पे। ड्यूटी में 2 कॉलम, बीसीडी कितना बनेगा, आईजीएसटी कितना बनेगा। ये सब कुछ किसमें होता है, बिल ऑफ एंट्री में होता है। मुझे खुद ये सब फिल करना पड़ता है, मतलब कस्टम ऑफिसर नहीं बताता है कि तुम्हें कितना टैक्स पे करना है। अगर मेरा माल आया ना तो मुझे बिल ऑफ एंट्री उठानी है, खुद से भरना है। मुझे ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि इस माल का रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, बीसीडी क्या है, आईजीएसटी क्या है, फिर मैं अप्लाई करूंगा और कैलकुलेट करूंगा। आप कहोगे सर मुझे तो नहीं आता, नहीं आता तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लीजिए, अब आप उसको फीस दीजिए, ठीक है। तो ये काम खुद से करना पड़ता है। अब जब मैं ये फॉर्म फिल कर देता हूं ना तो ये फॉर्म लेके जाता हूं कस्टम ऑफिसर के पास, कहता हूं देखिए साहब ये टैक्स बन रहा है मेरा, तो जो माल मैंने विदेश से मंगाया है। कस्टम ऑफिसर बस देखता है खटाखट से, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही सही है, बस एक ठप्पा मारता है और सिग्नेचर कर देता है, ये रहा, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या करता है, कस्टम ऑफिसर नहीं बताता आपका टैक्सेस कितना है, आप बताइए टैक्सेस कितना है, वो चेक करेगा कि आपने सही बताया कि नहीं। अब इसको लेके आप चले जाइए बैंक में और चालान के थ्रू इसको जमा कर दीजिए टैक्सेस, और जमा करने के ऑनलाइन पेमेंट भी होता है। जमा करने के बाद उसकी रसीद दिखाइए किसको, कस्टम ऑफिसर को, कहिए देखिए मैंने ये टैक्स जमा कर दिया। अब कस्टम ऑफिसर कहता है माल लेके निकलिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री। पता है बिल ऑफ एंट्री पे ही तो हमको पता चलता है कि आईजीएसटी कितना है जिसकी मुझे क्रेडिट लेनी है। तो गवर्नमेंट कह रही है देखिए बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे भी आप क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए मैं क्रेडिट किस किस के बेसिस पे ले सकता हूं, इनवॉइस, डेबिट नोट, देन बिल ऑफ एंट्री, एंड चौथा है आईएसडी इनवॉइस। अभी मैं आईएसडी इनवॉइस आपको बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, रीजन बीइंग कि आपको आईएसडी का पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पढ़ना है। अभी बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए आईएसडी इनवॉइस क्या चीज है। आईएसडी क्या है पहले तो मुझे यह समझना होगा, तब हम आईएसडी इनवॉइस को समझ पाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज आईएसडी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं इसे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बताइए
मेरी एक यूपी में सीए कोचिंग है और मेरी एक बिहार में भी सीए कोचिंग है। दोनों कोचिंग मेरे पैन नंबर पे चलती है, मतलब सिंगल पैन पे ये दोनों कोचिंग मैंने रजिस्टर कराई है। एक बात बताइए, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ होगा या सिंगल रजिस्ट्रेशन हुआ होगा? एक बिहार में सीए कोचिंग है, एक यूपी में सीए कोचिंग है, दोनों मेरे ही पैन पे है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अलग अलग हुआ होगा या एक हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, दो स्टेट में काम कर रहे हैं, दो रजिस्ट्रेशन लेना होगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, ठीक है। तो मेरा यूपी में भी एक रजिस्ट्रेशन है और दूसरा रजिस्ट्रेशन मेरा बिहार में है। अब मैंने क्या किया, एक नेशनल न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐड दिया, फ्रंट पेज ऐड अपनी सीए कोचिंग का, और इसमें मैंने यूपी वाला कॉन्टैक्ट और बिहार वाला कॉन्टैक्ट दोनों दिया। मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक एडवर्टीजमेंट हो रहा है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट किसके लिए, कौन सी कोचिंग के लिए? दोनों के लिए है। सीए कोचिंग का फ्रंट पेज ऐड दिया मैंने न्यूज़पेपर में, जिसमें यूपी और बिहार दोनों को मैंने कवर किया। इस एडवर्टीजमेंट को मैंने जिस एजेंसी के थ्रू दिया था, उस एजेंसी ने 1 लाख प्लस इस पे 18% जीएसटी 18,000 रुपए लगा के मुझे बिल किया, 1,18,000 का। ठीक है, अब मुझे आपसे क्या जानना है, ये बिल मुझे जिस पे 18,000 रुपए की जीएसटी लगी हुई है, यानी मुझे क्रेडिट लेनी है इसकी, अब ये बिल मैं किस नाम से लूं? क्या मैं इसे बिहार कोचिंग के नाम से लूं या यूपी कोचिंग के नाम से लूं? बिल किसके नाम से लूं भाई? ये तो दो अलग अलग कोचिंग है, एडवर्टीजमेंट तो दोनों का है, बिल किसके नाम से लूं? अगर मैंने बिहार सीए कोचिंग के नाम से बिल ले ली, ध्यान दीजिएगा, तो भी मैं ये आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। ये इसलिए आईटीसी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये सर्विस जो मैंने ली है वो सिर्फ बिहार कोचिंग की वजह से नहीं है, इसलिए क्रेडिट इसकी यहां नहीं मिल सकती। आप कहेंगे सर यूपी के नाम से ले लीजिए, तो यूपी में भी क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि ये यूपी वाली कोचिंग की वजह से आपने सर्विस नहीं ली है, ये तो दोनों की वजह से है। तो ऐसी क्रेडिट हम क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ऐसी क्रेडिट हम क्लेम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटी है और इन दोनों में हम क्रेडिट क्लेम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक कॉमन सर्विस है जो इन दोनों के रिस्पेक्ट में है। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आधी आधी बिल दोनों के नाम से ले लेंगे। अगर ऐसा ले लिया है तब तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ले लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम एक कॉमन सर्विस लेते हैं जिसकी हमें दो बिल नहीं मिल पाती है। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा जो हम कॉमन सर्विस ले रहे हैं और जिसकी हमको अलग अलग बिल नहीं मिल पाएगी। जैसे अगर आपने गूगल पे एडवर्टाइजमेंट किया, चलिए मैंने गूगल पे एडवर्टाइज किया कोचिंग को, ठीक है, तो क्या हम गूगल से बात कर पाएंगे हमको दो बिल दीजिएगा, यूपी बिहार की आधी आधी बांट के दीजिएगा? नहीं, वो तो सिंगल बिल देगा मुझे, जो मैं एंट्री नाम दूंगा उसको वो सिंगल बिल देगा मुझे। अब मैं क्रेडिट कहां लू पाऊंगा? कहीं नहीं ले सकता। तो ऐसे केस में आपको एक एचओ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एचओ, हेड ऑफिस, और उसी को कहा जाता है जीएसटी की भाषा में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। क्या ये कोई सप्लाई करेगा? नहीं, ये कोई सप्लाई उप्लाई नहीं करेगा। ये एक हेड ऑफिस बना दीजिए, आईएसडी बना दीजिए, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लीजिए, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इसका लोकेशन कहां हो सकता है? एड्रेस, जब इसको रजिस्टर करा रहे हो तो एड्रेस चाहे यूपी वाला डाल दो चाहे बिहार वाला डाल दो, कोई भी एड्रेस डाल दो, डाल के इसको रजिस्टर करा लो, लेकिन इसका नाम एक सेपरेट रहेगा। ये एक डिफरेंट आईएसडी है, ठीक है, इसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, आज जीएसटी की वेबसाइट पे चले जाना, gst.gov.in, तो जब आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो वहां पे देखेंगे आपको दिखाई देता है एज टैक्स पेयर, ठीक है, एज आईएसडी, एज टैक्स डिडक्टर, ठीक है, एक होता है एज ईसीओ, ब्रैकेट में लिखा होता है टीसीएस। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, टैक्स पेयर की तरह लेना है, आईएसडी की तरह लेना है। मैं यही बता रहा था कि आपको आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है और ये टैक्स पेयर का मतलब होता है सप्लायर, एज एन सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये जो मेरा दो रजिस्ट्रेशन है ना, वो एज एन सप्लायर है, एज एन टैक्स पेयर जिसको कहते हैं, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे लेंगे? एज आईएसडी लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बिल थी ना,
1,18,000 रुपए की, वो आईएसडी के नाम से मंगाएंगे। आईएसडी जितना बिल रिसीव करता है, आईएसडी को ये अधिकार है कि वो अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बिल को बांट सकता है। छोटे टुकड़े करने का मतलब ये नहीं है बिल को फाड़ देगा, फाड़ फाड़ के देगा, ठीक है। अब ये अपनी अलग बिल काट सकता है। अगर इसके पास 1 लाख प्लस 18,000 की बिल आई है, तो ये 1 लाख प्लस 18,000 रुपए के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करके दे सकता है। तो अब ये आईएसडी क्या करेगा, इन दोनों को अलग अलग बिल, 2 बिल दे देगा, ठीक है। इतना देगा कि टैक्सेबल वैल्यू, ये ऊपर टैक्सेबल वैल्यू है, तो इन दोनों की जोड़ मिला के कितनी आएगी, 1 लाख, और इस पे टैक्स लगाएगा, और इन दोनों टैक्सेस की वैल्यू कितनी आएगी, 18,000। कैसे बांटा जाता है, ये कैसे 2 बनाएगा, एक्चुअली ये होता है लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल है, वो हम तब बताएंगे जब हम आपको आईएसडी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही समझना था कि आईएसडी कि ये जो इनवॉइस अब आई है ना, ये किसको आई है, ये यूपी वाली कोचिंग को आई है, और ये वाली किसको आई है, बिहार वाली कोचिंग को। क्या इसके बेसिस पे ये लोग क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, तो आंसर इज यस। अब इस पे जो जीएसटी लिखा हुआ है उसकी क्रेडिट ले लेंगे। तो आया सबको समझ में आईएसडी का क्या काम है। आईएसडी का काम होता है बिल लेना बिल देना, बिल लेना बिल देना। क्या वो कुछ माल वाल देती है, नहीं, आईएसडी का कोई काम नहीं है, और ठीक है। और ये क्यों बनाना पड़ता है, ये तब बनाना पड़ता है जब मेरी 1 से अधिक ब्रांचेस हैं, और कभी कभी हम कुछ गुड्स सर्विसेज कॉमनली परचेज कर लेते हैं, कॉमनली परचेज कर लेते हैं इकट्ठा। अच्छा, अब आपको नाम में दिखाई दे रहा होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको लग रहा होगा कि जो इनपुट सर्विसेज हम लेते हैं ना, उसकी ही क्रेडिट बढ़ती है। नहीं, ये इनपुट की भी क्रेडिट बांटता है। हाँ, अगर इकट्ठा इनपुट खरीद लिया गया ना, तो उसकी भी क्रेडिट बांट दी जाएगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में इनपुट एक साथ परचेज नहीं होता, कॉमनली सर्विसेज कॉमन हम ले लेते हैं, ये होता है। तो ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में बांटना इनपुट सर्विस पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बांटता इनपुट भी है, इनपुट भी बांटता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई इतनी बात समझने में, तो ये इनपुट भी बांटेगा। फिर आप कहोगे सर, जब अगर ये इनपुट बांटता है तो सरकार ने इसका नाम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रखा, बेमानी नहीं है इसके नाम के साथ। जब ये इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों बांटता है, तो इसका नाम सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्यों है, इसका नाम इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर भी क्यों नहीं है। क्या इसका नाम इनपुट एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये नाम उठाया गया है सर्विस टैक्स से, ये नाम उठाया गया है सर्विस टैक्स से, ठीक है। और सर्विस टैक्स में सर्विसेज वर्ड हर जगह यूज होता था, तो इसलिए आज भी इस पे सर्विस चल रहा है। ये पुराने टैक्स सिस्टम से ये सिस्टम उठाया गया, ये पूरा आईएसडी का जो सिस्टम है ना, ये सर्विस टैक्स से उठाया हुआ सिस्टम है, इसलिए इसके नाम में सर्विस दिख रहा है। आप चिंता ना करें, जीएसटी में जब इसको लाया गया तो अब ये इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों ही बांट रहा है। क्लियर है सबको। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि मेरे पास गुड्स होना चाहिए और साथ ही साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब मुझे क्रेडिट मिल जाएगी। नेक्स्ट, द सेट डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन ऑल द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस रूल। बाकी इसके अलावा जो चीज ये सब लिखा हुआ है ना, ये आप काट दीजिए, अभी आपकी नहीं समझ में आएगा ये सब, ये मैं खुद ही काट देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने पढ़ा नहीं ये लाइन। ठीक है, ये आईएसडी जब करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सब बातें, यहां अभी जरूरत नहीं है। अभी हमको यहां तो वैसे भी बस डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the said document must contain all the prescribed particulars specified in the invoice rule. It may be noted that invoice or such other document can contain additional details other than those prescribed but not less. अब ये कितनी बड़ी आफत की बात कर रहा है मैं आपको बताऊं। कहता है इनवॉइस में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, ये इनवॉइस रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, और अगर आपकी इनवॉइस में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इनवॉइस रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है मैं इन जनरल बात करता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि इनवॉइस जो आप रिसीव करेंगे उसमें सप्लायर का नाम होना चाहिए, सप्लायर का एड्रेस होना चाहिए, आपका रेसिपेंट का नाम पता जीएसटी नंबर होना चाहिए, सप्लायर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, रिवर्स चार्ज में ये फॉल करता है कि नहीं, यस और नो ये लिखा होना चाहिए,
आइटम का नाम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका क्वांटिटी कोड होना चाहिए, उसका HSN कोड होना चाहिए, फिर उसकी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए, उस पर GST कैलकुलेटेड होना चाहिए, बड़ी सारी चीजें हैं, ये सब होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज भी नहीं मिसिंग है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब बताइए कौन सी आफत है भैया, इनवॉइस रेस करने वाला कोई दूसरा है, अब वो कोई एक छोटी सी चीज भी छोड़ देता है इनवॉइस रूल्स में जितनी बात लिखी हुई है और वो उसके इनवॉइस में नहीं लिखी है तो मुझे क्रेडिट नहीं मिल रही है। और सरकार ने नियम बनाया है यही, यानी परफेक्ट इनवॉइस आनी चाहिए आपके पास, सारी डिटेल होनी चाहिए उसमें, कुछ भी सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस होना चाहिए, सब लिखा हुआ है इनवॉइस रूल्स में। तो जब आप इनवॉइस, ये भी हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना नहीं है, इनवॉइस रूल्स भी आगे चल के आपको मिलेगा पूरा, ठीक है। तो उसमें पूरी डिटेल, तो आप एक इनवॉइस को विजुअलाइज कीजिए, जितनी चीजें लिखी होती है ना वो सब इनवॉइस रूल्स में लिखा है कि ये सब होना चाहिए, और उसमें से एक भी चीज मिसिंग होगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। है ना सुंदर बात, कि सारी चीज नहीं होगी तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी अगर सप्लायर ने गलती से मेरा GST नंबर लिखना भूल गया, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? नहीं। सप्लायर गलती से मेरा पता लिखना भूल गया, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? कहता है नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकली बात करें, देखिए प्रैक्टिकली हम इतना मिलाते नहीं है एक एक आइटम, और बहुत सारी इनवॉइसेस में कुछ एकाध चीज कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो भी जाती है, राइट। क्या हम क्रेडिट ले लेते हैं? हाँ ले लेते हैं, ठीक है। 100% परफेक्शन नहीं है, इसको फॉलो करने में 100% परफेक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसानों से बिल बनाते समय छूट जाता है, और जिनकी प्रिंटेड इनवॉइस फॉर्मेट भी है ना कुछ वो मिसिंग कर रहे हैं। Supplier of goods and or services must upload the details of such document in the common portal GSTN। जो सप्लायर है वो इस इनवॉइस को GSTN कॉमन पोर्टल पे अपलोड करेगा, यानी वो अपनी सेल को रिपोर्ट करेगा, तब आपको क्रेडिट हम देंगे, राइट। ये किसकी बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट GSTR 1। नेक्स्ट कहता है the supplier has paid the said amount of tax as charged in the invoice to appropriate government in cash or by way of utilization of input tax credit as admissible। सिर्फ उसने GSTR 1 फाइल नहीं कर दिया, उसने उसका टैक्सेस भी पे कर दिया। टैक्सेस पे इस समय फिलहाल कैसे होता है? GSTR 3B के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसने GSTR 3B के थ्रू टैक्सेस भी पे कर दिया, कहता है ये भी हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट, ही claimant of input tax credit has furnished return under section 39 in form GSTR 2। अब देखिए इस समय ये तो वैलिड ही नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, अभी GSTR 2 चल ही नहीं रहा है। कह रहा था बायर ने उसे अपनी परचेज में दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी GSTR 2 चल नहीं रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। GSTR 2 रिटर्न अभी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने 3 रिटर्न बनाए थे ओरिजिनली GST के, 1, 2, 3। तो 1 तो चल रहा है, लेकिन 2 और 3 को बंद करके उसकी जगह पे 3 भी ला दिया गया है। 2 और 3 दोनों हटा के 3 भी ला दिया गया है। तो ये बात लॉ में लिखी है, लेकिन अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट अ सिंगल इनवॉइस, क्रेडिट कैन बी टेकन अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स। बड़ी सुंदर बात है। देखिए सप्लायर ने एक इनवॉइस बनाई 500 यूनिट की, ठीक है, ये इनवॉइस है। मुझे ये इनवॉइस दे दिया, मैंने इसकी पेमेंट भी कर दी। उसने माल मेरे पास भेजा है 490 यूनिट, और उसने फोन करके बोला साहब 10 यूनिट कम पड़ गया था, वो या तो 10 यूनिट वो कह रहा है कि उस व्हीकल में आ नहीं रहा था, जैसे किसी टेम्पो से भेजा था या व्हाटएवर। तो उसमें कहा कि 410 यूनिट और घुस नहीं रहा था, जगह नहीं थी उसमें। तो मैंने 490 यूनिट भेज दिया है, 10 यूनिट कल मैं आपको भिजवा दूंगा, कल 10 यूनिट कोई और लेके पहुंच जाएगा। मुझे आज 490 यूनिट आ गई है, अभी 10 यूनिट कम आई है, इनवॉइस 500 यूनिट का आ गया है, क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? तो आंसर इज नो, आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अच्छा एक बात बताइए, इस पे GST जुड़ा हुआ है 50,000 रुपया, ठीक है। तो 500 यूनिट का 50,000 GST है, तो 490 यूनिट का कितना हुआ? 49,000 GST। क्या उतनी क्रेडिट ले सकते हैं? तो आंसर इज अगेन नो, आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते।
जब आपको 10 यूनिट और आ जाएगा ना तब आप क्रेडिट ले पाएंगे, मतलब माल पूरा आ जाना चाहिए, ये भी कंडीशन है। अगर माल टुकड़े में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट जब आपको रिसीव होगी तब आप क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फेलियर टू पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स देयर ऑन। नेक्स्ट बात क्या है, आपके पास इनवॉइस आई, आपने क्रेडिट क्लेम कर ली। क्रेडिट क्लेम करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, आपके पास गुड्स या सर्विस आ जाना चाहिए, देखिए मेन यही इंपॉर्टेंट है, गुड्स या सर्विस आ जाना चाहिए। दूसरा, आपके पास इनवॉइस आ जानी चाहिए, आपके पास गुड सर्विस आ जाना चाहिए, दूसरा आपके पास इनवॉइस आ जानी चाहिए। यही तो मेन कंडीशन है ना, बाकी कंडीशन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखिए बाकी कंडीशन तो हम मान के चल रहे हैं कि ईमानदार व्यापारी है तो सब कर ही रहा होगा, बिल पे सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, तो भैया वो लिखा ही होगा, ठीक है। जीएसटीआर 1 फाइल कर देना चाहिए, तो वो किया ही होगा, अब चोर थोड़ी ना है, राइट। तो मेन चीज बस यही है कि आपके पास गुड्स एंड सर्विस आ जानी चाहिए, इनवॉइस आ जानी चाहिए, आप क्रेडिट ले सकते हैं। क्या पेमेंट देना जरूरी है क्रेडिट लेने के लिए? नहीं, लेकिन जब भी आप क्रेडिट लेते हैं तो मन ही मन आप एक वादा करते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से, पता है क्या, कि हम 180 दिन के अंदर इसका पेमेंट कर देंगे, हम 180 दिन के अंदर इसका पेमेंट कर देंगे। ये कोई लिखित वादा नहीं है, मन ही मन ये वादा आपने किया है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि जिस जीएसटी की मैं क्रेडिट ले रहा हूं उस बिल का पेमेंट पूरा 180 दिन के अंदर कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक इनवॉइस आती है 1 लाख रुपया, प्लस इस पे लगा है 18,000 रुपए जीएसटी, 1,18,000 रुपए का ये इनवॉइस है। ये 18,000 रुपए की क्रेडिट मैंने ले ली, आईटीसी ले लिया, किस दिन, जिस दिन ये इनवॉइस मैंने रिसीव की थी और ये गुड्स रिसीव किया था, जिस दिन इनवॉइस और ये गुड्स रिसीव किया था उस दिन मैंने क्रेडिट ले ली थी। लेकिन जिस दिन ये इनवॉइस बनी थी उस दिन से, इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर इसका पेमेंट हो जाना चाहिए था। अगर आपका पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं होगा, तो जिस दिन 180 दिन पूरा हुआ, उसके अगले दिन आपको उतनी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देनी होगी। जैसे मैंने ये क्रेडिट ली जनवरी 15 को, ये क्रेडिट मैंने कब ली, जनवरी 15 को, ठीक है। अब जनवरी 15 2020 को मान लीजिए ये क्रेडिट मैंने ली थी। अब यहां से 6 महीना जोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अब मैं डेट काउंट नहीं कर रहा हूं, 180 दिन, किसी में 31 होता है, किसी में 31 दिन होता है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जुलाई में हमें क्या करना होगा, जुलाई महीने का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी इस महीने का आईटीसी होगा, उस आईटीसी में से 18,000 रुपया माइनस कर देंगे, जो भी इस महीने की आईटीसी होगी। इस महीने में, जुलाई महीने में जो भी परचेज हुई होगी उसका इनपुट टैक्स रेट होगा, तो वो पूरा नहीं लोगे, 15,000 18,000 रुपया घटा दोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही 180 दिन पूरा हुआ, आपने पेमेंट नहीं की है, तो आपका क्रेडिट वापस हो जाएगा। अब आप मान लीजिए इसकी पेमेंट अगस्त महीने में कर देते हैं, तो अगस्त महीने में करके तो वापस से 18,000 रुपए आप क्रेडिट ले भी लीजिएगा, तो आईटीसी को प्लस कर दीजिएगा, अगस्त महीने की आईटीसी में 18,000 रुपए जोड़ दीजिएगा। क्लियर है ये सभी को? तो आपको 180 दिनों के अंदर पेमेंट करनी होती है, अगर पेमेंट नहीं हुई है तो आईटीसी रिवर्स करनी होती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने 180 दिन के अंदर पेमेंट किया है कि नहीं, ये बात सरकार को कैसे पता चलेगी? भाई ये गवर्नमेंट को कैसे पता, हमने किसी को पेमेंट दिया नहीं दिया, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चला? रहने देते हैं, क्रेडिट ले लीजिए। तो आप अकेले अकलमंद नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान यही कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को कहां पता चलता है, लोग क्रेडिट ले लेते, रिवर्स थोड़ी ना करते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात, क्या पकड़ा जाएगा ही नहीं? अरे ऑडिट में तो पकड़ा जाएगा ना, ऑडिट में तो पकड़ा जाएगा ना। और आपको तो मालूम है चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने ईमानदार होते हैं, अगर उनको ये दिख जाएगा तो वो छोड़ेंगे क्या आपको? नहीं ना। तो ऑडिट में पकड़ा जाएगा तो फिर आपको रिवर्स करना ही पड़ जाएगा। तो ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने माल लिया है जिसमें उधार ही 1 साल का चलता है,
1 साल का उधार चलता है, मतलब मुझे पेमेंट 1 साल बाद करनी है या मुझे पेमेंट 8 महीने बाद करनी है, तो क्या मुझे क्रेडिट लेनी चाहिए? नहीं। क्लियर सी बात है भाई कि जब तुमको पैसा 8 महीने बाद देना है, इसका मतलब है तुम क्रेडिट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कहती है कि क्रेडिट आप तभी लेना जब 180 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दोगे, और अगर मान लो नहीं हुआ, इनकेस नहीं हुआ, तो आप रिवर्स कर देना। लेकिन जहां पे क्लियर कट है भाई साहब कि आप 180 दिन के अंदर नहीं पेमेंट करेंगे, 8 महीने की उधार ही चल रही है, तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? तब तो गलत बात है, आपको लेना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं हर बिल 8 महीने बाद पे करता हूं, तो देखिए अब अगर मैं क्रेडिट लेके बाद में रिवर्स करूंगा ना, तो गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट मेरा गला दबा देगी, कहेगी कि ये तो आप जानते हो कि 180 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर क्यों आप क्रेडिट ले रहे हो? क्लियर है बात? देखिए मैं नॉर्मली 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देता हूं, तो मैं क्रेडिट ले लेता हूं, अच्छी बात है। अगर कभी नहीं कर पाया तो रिवर्स कर देता हूं। लेकिन अगर कभी भी मैं 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता हूं, तो मुझे क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। फिर तब आप क्रेडिट लीजिएगा जब आप पेमेंट करेंगे, तभी इनवॉइस और गुड्स की रिसीविंग मत देखिए, फिर पेमेंट भी देखिए, फिर पेमेंट भी देखिए। जब आप पेमेंट भी कर देंगे तब आप क्रेडिट लीजिएगा। तो जो लोग 180 दिन के बाद पैसा देते हैं, उनके लिए नियम क्या हो गया कि भैया तुम्हारे पास इनवॉइस आ जानी चाहिए, आपके पास माल आ जाना चाहिए, तीसरा आपने पेमेंट भी दे दिया। मैं एक बार ये क्लास ले रहा था एंड दैट वाज एन लाइव क्लास, और उसमें एक बच्चे ने एक बात पूछी मुझसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। उसमें एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर इतनी लंबी उधारी चलती कहां है? ऐसा थोड़ी ना होता है 1 साल की उधारी चल रही है, 8-8 महीने की। भाई साहब चलती है। मैं वाराणसी से हूं, ठीक है, बनारस, और बनारस में बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं, विदेशों में भी साड़ियां जाती है, बनारसी साड़ियां। आजकल तो सिंगापुर में बनारसी साड़ियों के पहनने का प्रचलन चल रहा है, मालूम है कि नहीं? आजकल सिंगापुर में जितनी शादियां हो रही है ना, सब कुछ उसमें साड़ियां पहन रही है फीमेल्स। यस, देखिए हमारी बनारसी साड़ियां कहां कहां बिकती हैं। तो अब ये मैं जो कहना चाह रहा था वो समझिए कि बनारसी साड़ियां पूरे हिंदुस्तान में बिक रही हैं, और यहां पे होलसेलर्स हैं उसके, और ये होलसेलर जो उधार देते हैं, आपको मालूम है कितना देते हैं? इनका उधार चलता है 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, ये उधार होता है। इनको पैसा 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद ही आता है। तो देखिए एक तो एग्जांपल मैंने खुद अपने शहर से दे दिया। क्या और भी बिजनेसेस में ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? मुझे इस बिजनेस की जानकारी, मैंने खुद देखा है ये बिजनेस कि लोग इतना उधार देते हैं, राइट? तो इससे घबराइएगा नहीं, उधार इतना मिलता है, बिजनेसेस में होते हैं। तो आई एम रीडिंग आउट दिस लाइन, failure to pay to the supplier of goods or services or both the value of supply and tax thereon. If recipient of goods or services or both has not paid the supplier within 180 days from the date of invoice, the amount equal to input tax rate availed will be added to the output liability of the recipient. तो क्या कहता है, अगर 180 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, तो जितना आपने इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया था, वो आपकी 180 दिन पूरा होने के बाद आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में बढ़ा दिया जाएगा। तो हालांकि अभी 2 मिनट पहले मैं एक बात कर रहा था कि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट 180 दिन बाद कम कर दी जाएगी, वो नहीं है। थोड़ा सा मैं वहां पे रेक्टिफाई करता हूं। 180 दिन बीतते ही क्या होगा, आपके आउटपुट लायबिलिटी में उतना बढ़ा दिया जाएगा। यानी ये जो एग्जांपल मेरा था कि 18,000 रुपया अगर मैं 180 दिन के अंदर पे नहीं करूंगा, तो जुलाई महीने में क्या होगा, जुलाई 2020 में मेरा आउटपुट टैक्स जो है ये 18,000 रुपए से बढ़ा दिया जाएगा, राइट? फिर देखिए क्या कहता है, सच नॉन पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवॉइस मस्ट बी एडमिटेड इन द रिटर्न फाइल्ड इन GSTR 2 फॉर द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस। हालांकि अभी ये फाइल हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। द सेड इनपुट टैक्स रेट कैन बी रीअवेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयरऑन। अच्छा, अब जैसे ही फिर आप पे कर देंगे इसको, जब पे कर देंगे, जैसे अगले महीने हमने पे कर दिया अगस्त में, तो हम ITC 18,000 रुपए की अपनी बढ़ा लेंगे। बात समझ में आई? हमने पहली बार जनवरी में ITC ली, फिर क्या हुआ, जुलाई में मैंने आउटपुट टैक्स उतने से बढ़ा दिया क्योंकि मैंने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया। फिर जब मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तो फिर मैंने ITC अपनी बढ़ा ली 18,000। तो एक बार ITC बढ़ाए थे, दूसरी बार आउटपुट टैक्स बढ़ाए, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गया।
एक बार आईटीसी लिए और एक बार आउटपुट टैक्स बढ़ा दिए, तो वो आपस में एडजस्ट हो गया और अब फिर से ले लीजिए 18,000 की क्रेडिट ऑन पेमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट, टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, इस पे जीएसटी है एट द रेट ऑफ 18%, कितना हो गया 90,000 रुपए, टोटल हो गया 5,90,000 रुपए। मुझे इस 90,000 रुपए की आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, फिक्स्ड एसेट मेरे अकाउंट्स में कितने का दिखाई देगा, 5 लाख रुपए का कि 590 का? 90,000 रुपए की तो इनपुट टैक्स रेट मिल जाती है, फिक्स्ड एसेट 5 लाख रुपए का दिखाई देता है कि आपको मालूम है? डेप्रिसिएशन कितने पे मिलता है, इसी 5 लाख रुपए पे। ठीक है, तो जिस टैक्सेस की आपको इनपुट टैक्स रेट मिल गई उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आईटीसी लेना जरूरी है? मैं नहीं लेना चाहता, इस 90,000 रुपए की क्रेडिट मुझे नहीं लेनी। अगर आपको नहीं लेनी है मत लीजिए, जबरदस्ती नहीं है। सरकार कहती है आउटपुट पे टैक्स देना है, क्रेडिट नहीं लेना है मत लो। आउटपुट पे टैक्स देना है ये जरूरी है, ठीक है, क्रेडिट मत लो। अगर आप क्रेडिट नहीं लोगे तो फिक्स्ड एसेट कहता है कितने की दिखाई देगी अकाउंट्स में, 590 की। डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा, 590 पे। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जीएसटी की क्रेडिट कानूनन आपको नहीं मिलेगी, कानून के हिसाब से भी नहीं मिलेगी। कुछ क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, अभी सीखेंगे ये सब भी आप। ब्लॉक्ड क्रेडिट उसको बोलते हैं, इनएलिजिबल क्रेडिट। मान लीजिए अगर ये क्रेडिट मुझे मिलती ही नहीं है तब तो मशीन 590 की कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कितने पे, 590 पे। यानी अगर क्रेडिट मिल गई टैक्सेस की तो डेप्रिसिएशन नहीं होता उस पर, अगर क्रेडिट नहीं मिलती है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन होता है। चलिए अगली बात समझिए। देखिए, मैंने एक इनपुट परचेज किया था 1 लाख रुपए का, इस पे 18,000 रुपए की जीएसटी थी। ठीक है, 1,18,000 रुपए का ये इनवॉइस था। ये था जुलाई 2020 महीने का। कब की इनवॉइस थी ये, जुलाई 2020 की। और इसकी क्रेडिट हम जुलाई में लेना भूल जाते हैं। माल जुलाई में आ गया था, हाँ, इनवॉइस जुलाई में आ गई थी, हाँ, लेकिन मैं इसकी क्रेडिट लेना भूल जाता हूं, इसकी एंट्री नहीं किया, गलती हो गई। हो सकती है कि नहीं ऐसी गलती, बिल आ गया था, माल आ गया था, भूल गए इसकी एंट्री करना। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अगर मेरा लापरवाह अकाउंटेंट है, बिल उसको मिली है, वो कहीं फाइल वाइल में घुसा दिया, एंट्री नहीं मारा, तो छूट ही जाएगा, होगा कि नहीं? तो चलिए, ये गलती हो गई। जुलाई 2020 में बिल आया था, माल आया था, लेकिन इसकी क्रेडिट नहीं ली हमने 18,000 रुपए की। ये बाद में दिखाई देता है मुझे, अगस्त महीने में, अगले महीने दिखाई दिया। तो ओ माय गॉड, जुलाई में तो क्रेडिट लेना भूल गए। तो क्या अगस्त में ले सकते हैं? अगस्त 2020 में ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे याद आया दिसंबर 2020 में ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। मुझे याद आ रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल 2021 में ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। अच्छा, तो यानी कब लास्ट डेट है सर इसकी, कब तक ले सकते हैं? तो लास्ट डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट क्या होता है? अर्लियर ऑफ 2 डेट में से नंबर 1, अर्लियर ऑफ 2 डेट, नंबर वन क्या होगा? फाइलिंग ऑफ GSTR 3B of month of September following end of फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। कहता है अर्लियर ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B ऑफ मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड का जो फॉलोइंग सितंबर महीना है,
फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? ये जुलाई 2020 की इनवॉइस थी, ठीक है। अब ये सब हटाइए डेट बीच से, जुलाई 2020 की इनवॉइस थी। फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर एंड है इसका मार्च 2021। इसके बाद वाला सितंबर, इसके बाद वाला सितंबर यानी सितंबर 2021। सितंबर 2021 की जो आप जीएसटीआर 3B भरेंगे, और जीएसटीआर 3B भरने का जो समय होता है वो होता है अगले महीने की 20 तारीख, 22 तारीख या 24 तारीख। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं ये तीन डेट क्यों है, 20, 22 और 24। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटीआर 3B भरना है, ठीक है। अब आपको तो मालूम है कि इंडिया में हर कोई हर काम आखिरी दिन करता है, मतलब जिसके बाद सीधे अब डंडे पड़ेंगे ना तभी काम करेंगे, मतलब उसके पहले तक काम नहीं होता है, एकदम ये आखिरी दिन है, अब नहीं किए तो अब पेनाल्टी लग जाएगी, तो उसी दिन सारा काम होता है। तो ये हमारे देश का सिस्टम है। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने की आखिरी तारीख हुआ करती थी अगले महीने की 20 तारीख। तो 20 तारीख को पूरा हिंदुस्तान अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने लग जाता था और सर्वर बंद हो जाता था, जीएसटी का सर्वर फेल हो जाता था। और फिर व्यापारी चिल्लाना शुरू करते थे, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते थे, धकाधक क्या जीएसटी सर्वर फेल हो गया, भारत सरकार फेल हो गई, वो जीएसटी की रिटर्न संभाल नहीं पा रही है, हम व्यापारी क्या करें, हम व्यापारी को बेवकूफ बना रखा है। वो सब चिल्लाना हल्ला शुरू कर देते थे सोशल मीडिया पे हर जगह। अरे भैया तो तुमको कहता कौन है आखिरी दिन फाइल करने को, ठीक है, क्या 2 दिन 1 दिन पहले नहीं हो सकता? 1 तारीख से 20 तारीख, भाई सितंबर महीने की रिटर्न जमा करने के लिए अगर सरकार 20 अक्टूबर का टाइम देती है तो आप 1 अक्टूबर से भी तो कर सकते थे काम, ठीक है। हालांकि 1 अक्टूबर प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 10 तारीख तक सेल की रिटर्न जाती है, उसके बाद ही आईटीसी की रिटर्न जा पाएगी। तो 11 तारीख से 20 तारीख इतना तो समय था आपके पास, लेकिन आप 20 तारीख को ही क्यों करते हो? आपको पता है हम 11 तारीख से 20 तारीख के बीच रिटर्न कभी भी अपनी जीएसटी की फाइल कर सकते हैं। एंड यू विल बी हैप्पी टू हियर कि आज तक मेरी रिटर्न 15 तारीख के बाद नहीं गई है कभी भी, हमेशा 15 तारीख के पहले गई है। मतलब 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ही चली गई है। 10 तारीख के पहले हम कर नहीं पाते हैं, आप सीखोगे ये बात जब हम रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे तो, कि क्यों नहीं कर पाते हैं। हालांकि थोड़ा सा रेलेवेंस यहां पे भी आएगा, इस चैप्टर में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 11 तारीख के बाद ही कर पाएंगे, 10 तारीख तक तो कर ही नहीं पाएंगे। 11 तारीख या उसके बाद आप कर सकते हैं 20 तारीख तक, लेकिन लोग 20 तारीख को ही करते थे, तो ये प्रॉब्लम आती थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ स्टेट के लिए कर दिया तुम्हारी 20 तारीख आखिरी डेट, कुछ स्टेट को कहा तुम्हारी 22 तारीख आखिरी डेट, कुछ को कहा 24 तारीख आखिरी डेट। तो अब इससे पंगा नहीं रहेगा, हर कोई, सबकी आखिरी डेट अलग अलग हो गई, मतलब सबको डंडा पड़ने की डेट अलग हो गई। तो कुछ लोग 20 तारीख को करेंगे, अब कुछ 22 को करेंगे, कुछ 24 को करेंगे, तो इससे सर्वर पे लोड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट में क्रैश कर जाती थी ना, जीएसटी की वेबसाइट क्रैश हो जाती थी हमेशा, हर महीने यही हाल, तो बस उसे बचाने के लिए ऐसा किया गया। तो सितंबर 2021 की रिटर्न कब तक फाइल करनी है? 20, 22 या 24 अक्टूबर को। तो बस यही बात यहां पे कह रहा है कि 20, 22 या फिर 24 अक्टूबर 2021 तक आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब आप क्रेडिट कौन से महीने की रिटर्न मिलेंगे? आपको क्रेडिट किसी महीने की रिटर्न नहीं लेते हैं ना, तो उस महीने की रिटर्न का मतलब है सितंबर 2021 की रिटर्न में क्लेम करेंगे। क्लेम इन सितंबर 2021 जीएसटीआर 3B। अब जब भी उसको फाइल करें उसमें ले सकते हैं, या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर ये 20-21 का, जिसकी क्रेडिट आप भूल गए हो, उस साल की फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने के पहले। और एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट पता है क्या होती है? इसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हो जाएगी 31/12/21। आया समझ में? अब इन दोनों में से जो अर्लियर है, तो आप कहोगे सर अर्लियर तो यही हो रही है, अक्टूबर वाली डेट नहीं, ये तो आखिरी तारीख है रिटर्न भरने की। अब एक बात बताइए, अगर वो रिटर्न, एनुअल रिटर्न अपनी मई 2021 में ही भर दिया तो बस अब उसके बाद आप नहीं कर सकते
क्रेडिट क्लेम पुराने फाइनेंशियल ईयर का। जिस फाइनेंशियल ईयर की क्रेडिट छूट गई है उसका एनुअल रिटर्न अगर फाइल हो गया तब क्रेडिट नहीं देंगे। इतना समझ में आया तो एक क्वेश्चन बना के पूछ लूं आपसे। देखो, फॉरगॉट, एग्जांपल लिखिए, फॉरगॉट टू टेक ITC of ₹30,000 in अगस्त 2020। GSTR 3B of September 2020 was filed on 15 अक्टूबर 2020। GSTR 3B of September 2021 was filed on 16/10/2021। Annual return of financial year 2021 was filed on 12/8/21। What is the last date to take ITC of ₹30,000? 30,000 की ITC लेने का आखिरी दिन कौन सा होगा? पूरे 1 मिनट आपके। चलिए, आप भी क्या याद रखोगे? पूरे 1 मिनट आपके। चलिए देखिए, बताइए कौन से महीने की, सितंबर महीने की रिटर्न देखी जाती है? ये अगस्त 2020 का है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो सितंबर आता है, यानी सितंबर 2020 नहीं, सितंबर 2021 वाली डेट देखनी है। तो हमको डेट जो देखनी है कि ये डेट देखनी है, और दूसरा एनुअल रिटर्न की डेट देखनी है, उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न जिस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट आपका छूट गया। तो अगस्त 2020 का क्रेडिट छूट गया मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट छूट गया, तो उसकी एनुअल रिटर्न ये रही डेट। अब इन दोनों में से जो जल्दी हुआ है तो आंसर हो जाएगा 12/8/21। राइट? नाउ ये टाइम लिमिट वाला पार्ट पढ़ लिया हमने। टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट्स after due date of furnishing of return under section 39 for the month of September
of the subsequent financial year or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier. No registered person is permitted to avail any input tax credit pursuant to an order of demand on account of fraud, willful misstatement or suppression of fact. आइए एग्जांपल से ही समझ में आएगा ये बात. देखिए, मैंने 10 लाख रुपए का माल बेचा था जिसपे 18% जीएसटी थी, 1,80,000 रुपया. ठीक है, 11,80,000 रुपए का ये माल बेचा. ठीक है, अब मैंने जब ये माल बेचा तो ये मैंने चोरी से बेचा. चोरी से बेचा का मतलब समझ में आ रहा है? मैंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया. अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया. मैं फिर से बोलता हूं अपनी बात. मैंने 10 लाख रुपए का माल बेचा. ठीक है, 10 लाख रुपए का माल बेचा ऑफ द रिकॉर्ड. ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ये सेल दिखा नहीं रहा हूं मैं, ये मैं टैक्सेस की चोरी कर रहा हूं. 10 लाख रुपए का माल बेचा मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन पता नहीं कैसे जीएसटी ऑफिसर को पता चल गया कि मैंने ये 10 लाख रुपए का माल बेचा था. जीएसटी ऑफिसर पकड़ लिए मुझे, कहते हैं कि भाई साहब आपने 10 लाख रुपए का माल बेचा है और ये सेल आपने दिखाई नहीं है. इसका जीएसटी कितना होता है? 18% इस पे जीएसटी था इस माल पे. वो बोलते हैं 1,80,000 रुपए हमको जीएसटी चाहिए. हम कहते हैं साहब ये माल हम खरीद के लाए थे, वो भी हमने छिपाया था. अब सेल छिपा रहे हैं तो परचेज भी छिपाएंगे कि नहीं, ये बताइए. जिस माल की बिक्री को छिपाते हो उसकी खरीदारी छिपाओगे कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है, इतना दिमाग रखना. ठीक है ना, खरीदारी दिखा दिए तो फिर बिक्री भी दिखाओ भाई, खरीदारी भी छिपाया जाता है फिर. ठीक है, तो मैंने जीएसटी ऑफिसर को कहा तुमको ये सेल दिख गया? बेवकूफों, मेरी परचेज चोरी किए थे वो नहीं दिखी, वो परचेज भी करके मैं लाया था. कितने का? मैंने बताया देखो 9,90,000 रुपए की परचेज थी वो. ठीक है, उसका जीएसटी कितना हुआ? 9,90,000 का. अरे यार छोड़ो, हम कहते हैं मैंने परचेज की थी, तुमको वो नहीं दिखाई दिया? उस परचेज पे 1,70,000 रुपए का जीएसटी लगा था, वो भी तो मैंने छिपाया था. एक काम करो, इसका 1,80,000 रुपए हुआ, इसकी परचेज का जो जीएसटी था वो 1,70,000 था, वो घटा के ये लो 10,000 रुपए ले लो. अरे परचेज भी तो छिपाए थे, तो परचेज वाले टैक्स की क्रेडिट मिलती थी, तो वो भी हमने नहीं ली थी. तो अब जब तुम मेरा सेल पकड़ लियो तो मैंने परचेज भी तुमको बता दी, अब क्रेडिट भी घटा लो और 10,000 रुपए हमसे ले लो. तो अब लॉ क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से. कह रहा है नो रजिस्टर्ड पर्सन इज परमिटेड टू अवेल एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट. कोई भी रजिस्टर्ड बंदे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट. अगर आप फ्रॉड करते हुए पाए जाओगे, विलफुल मिसस्टेटमेंट मतलब जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते हुए पाए जाओगे, सप्रेशन ऑफ फैक्ट मतलब चीजों को छुपाते हुए पाए जाओगे. अगर ऐसा करते हुए पाए जाओगे तो तुमको हम इनपुट टैक्स रेट नहीं देंगे. यानी अगर तुमको चोरी करते हुए पकड़ेंगे ना रंगे हाथ, तो तुमसे 10 लाख का 18% 1,80,000 रुपए देंगे. तुम्हारी परचेज के टैक्स से हमको कोई मतलब नहीं है. गवर्नमेंट ये कह रही है. गवर्नमेंट कह रही है हम आईटीसी देते हैं जब तुम ईमानदारी से अपनी परचेज और सेल दिखाते हो. अगर तुमने सेल चोरी करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो बाद में तुम कहोगे ना मेरे परचेज भी मैंने छुपाई थी, उसकी क्रेडिट तो दे दीजिए. तो हम गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम नहीं देंगे. क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 36(4). इसके आगे मैं जितना इंपॉर्टेंट लगा लूं कम है, तो मैं कोशिश करता हूं जितना लगा सकता हूं उतना लगाता हूं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कम है लेकिन अब कितना लगाएंगे. ठीक है, क्या है ये 36(4)? चलिए मैं आपको बताता हूं. पहले थोड़ा सा सिस्टम समझिए. सेल की जो रिटर्न होती है वो होती है GSTR1. सेल की कौन सी रिटर्न होती है? GSTR1.
और हर व्यापारी को अपनी सेल की रिटर्न जमा करनी पड़ती है अगले महीने की 10 तारीख को। हालांकि कुछ छोटे व्यापारियों को यहां पे छूट है, वो क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिटर्न जमा कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक बार के लिए उन छोटे व्यापारी को छोड़ देते हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पे 3-3 महीने पे जमा करते हैं। उनको अगर हटा दिया जाए एक बार के लिए, तो बाकी व्यापारी क्या कर रहे हैं, हर महीने की 10 तारीख को रिटर्न जमा कर रहे हैं अपनी सेल की पिछले महीने के रिस्पेक्ट। अब इस सेल रिटर्न में वो क्या बताते हैं, B2B को अलग दिखाते हैं और B2C को अलग दिखाते हैं। B2B को वो सेल बताते हैं इनवॉइस वाइज, और B2C होता है कंसोलिडेटेड। मतलब B2C सेल तो जितनी होती है वो इकट्ठा दिखा देते हैं। B2C मतलब कस्टमर को जो सेल की गई है, और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस को ही सेल की है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की हो आप, तो वो हम बताते हैं इनवॉइस वाइज। B2B सेल ऐसे दिखाई जाती है, उसका व्यापारी का नाम, ठीक है, नेम, देन व्यापारी का GST नंबर, देन टैक्सेबल वैल्यू, देन टैक्स, एंड देन टोटल। ऐसे सेल बताई जाती है, हर इनवॉइस की बताई जाती है। इनवॉइस नंबर भी होता है इसमें, इनवॉइस नंबर, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम भरते हैं, जितनी सेल की है सारी भरते हैं, अलग 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 B2B सेल पूरी फीड करते हैं। जब हर महीने की 10 तारीख पे हर कोई अपनी सेल की रिटर्न फिल कर देता है, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक सबकी परचेज पता चल जाती है। ध्यान दीजिए, इस व्यापारी से मैंने परचेज किया था, तो उसने मेरा नाम यहां पे लिखा था, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड, GST नंबर हमारा डाल के ये सब लिख दिया था। इसी तरीके से मैंने जिस जिस व्यापारी से माल खरीदा है, सारे लोगों ने अपनी सेल में लिखा होगा मेरा GST नंबर। तो इससे ऑटो क्रिएट हो जाता है, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है बायर का, यानी रेसिपेंट का GSTR 2A। याद रहेगा आपको, जब सेल हर कोई अपनी फाइल करता है ना, तो सब, जैसे मैंने अपनी सेल बताई, तो वो सेल में आपकी परचेज थी, तो आपकी परचेज अपने से पता चल गई, आपको अपनी परचेज बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, जब हिंदुस्तान में सारे लोग अपनी सेल बताएंगे तो सभी की परचेज पता चल जाएगी कि नहीं। अरे जो माल बेच रहा है वो कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना, अब हर कोई अपनी सेल बताएगा तो हर कोई की परचेज खड़ी हो गई अपने आप, ठीक है। तो हर कोई सेल अपनी कब बताता है, अगले महीने की 10 तारीख, यानी हर महीने की 11 तारीख को आपकी परचेज खड़ी है पिछले महीने की, अगस्त महीने की सेल हर कोई कब बता रहा है, 10 सितंबर को, तो 11 सितंबर को सबकी परचेज खड़ी हो गई। 10 सितंबर तक सबने सेल बता दी, तो 11 सितंबर तक सबकी परचेज खड़ी हो गई। कहां पे दिखाई दे रही है वो, GSTR 2A में। जब यहां पे मेरी परचेज दिखाई देती है तो मेरा साथ में पूरा ITC भी दिखाई देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सेलर ने अपनी सेल फाइल नहीं की रिटर्न, तो क्या मेरी परचेज दिखेगी? कोई एक व्यापारी है, मेरे 100 व्यापारी हैं, 100 लोगों से मैं माल खरीदता हूं, जिसमें से 90 लोगों ने अपनी सेल रिटर्न फाइल कर दी, तो 90 लोगों की परचेज मेरी दिखाई दे रही है। 10 लोगों से और माल लिया था मैंने, उसने अपनी सेल नहीं दिखाई, सेल रिटर्न फाइल नहीं की, तो उनकी परचेजेस तो दिख नहीं रही है मेरे रिटर्न में, उनकी परचेजेस तो मेरे रिटर्न में नहीं ना दिख रही है। तो क्या इस GSTR 2A में आपको आपकी पूरी ITC दिखाई देती है? नहीं, ये पूरी ITC तभी दिखाई देगी जब मैंने जिनसे भी माल खरीदा है वो सारे लोग अपनी सेल रिटर्न फाइल करें। अब गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला। अब एक बात बताइए, मेरे GSTR 2A में किसी की परचेज नहीं दिखाई देगी, ITC नहीं दिखाई देगी। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो इनपुट टैक्स रेट क्लेम करने देंगे राज अग्रवाल, अभी तक नियम क्या था कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, आपके पास माल आ जाना चाहिए, आप रेट ले लीजिए। अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये रूल जो लाया गया है, इस रूल का नाम है 36(4) और ये रूल कहता है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास माल होना चाहिए, ये सब तो ठीक है, साथ ही साथ GSTR 2A में वो दिखना चाहिए। अब मैंने किसी से माल खरीदा, मेरे पास बिल आ गई, मेरे पास माल आ गया, मैंने उसको पैसा दे दिया, वो अपनी सेल की रिटर्न नहीं जमा किया है,
पता है फोन करके रोज मैं उसको गालियां दूंगा, कहूंगा यार जल्दी से अपनी सेल की रिटर्न फाइल करो, तुम सेल की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो मेरा परचेज नहीं दिख रहा है, मेरा परचेज नहीं दिख रहा है 2A में, मैं क्रेडिट नहीं ले पा रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने यही मास्टर स्ट्रोक खेला, कहा कि हम व्यापारियों को सेल रिटर्न फाइल करने के लिए कह रहे हैं, वो करते नहीं है। अब एक काम करो, बायर की क्रेडिट रोक दो, अब जो माल खरीदा है ना वो डंडा करेगा, कहेगा तुम अपनी सेल रिटर्न फाइल करो। अभी तक सरकार कह रही थी जीएसटी रिटर्न फाइल करो ना, अब व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं, तुम अपनी रिटर्न फाइल करो, वो उसको कह रहा है तुम अपनी रिटर्न फाइल करो, वो तीसरे को कह रहा है तुम अपनी रिटर्न फाइल करो। सरकार ने व्यापारियों को ही आपस में लड़ा दिया, कहा मेरा काम ठंडा हो गया, हम आराम से बैठे। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले गवर्नमेंट परेशान थी, जीएसटी रिटर्न फाइल करो फाइल करो फाइल करो, लोग नहीं कर रहे थे। अब गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारा खरीदार है उसकी क्रेडिट रोक देते हैं। अब देखिए हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जितनी मेरे यहां, मेरे खुद की बात कर रहा हूं, मेरी ऑफिस में जितनी अकाउंटिंग नहीं होती है उतना मैं दिन भर कहता हूं फोन करो उसको, वो अपनी सेल रिटर्न फाइल नहीं किया है, मेरी क्रेडिट नहीं मिल रही है, उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, कंप्लेन करो उसको, जल्दी से कहो रिटर्न फाइल करे। ये सब चल रहा है अब आजकल, राइट। तो मुझे क्रेडिट पूरी कब मिल पाएगी? जब सारे के सारे रिटर्न फाइल करेंगे, नहीं तो मिल ही नहीं पाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है, वन कैन टेक इनपुट टैक्स रेट विदाउट एग्जामिनिंग द क्रेडिट, वन कैनॉट टेक इनपुट टैक्स रेट विदाउट एग्जामिनिंग द क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2A। 2A में बिना देखे क्रेडिट आप नहीं ले सकते, यानी आप अपनी क्रेडिट लेने के बाद ही तो हम अपनी 3B फाइल करते हैं ना, ठीक है। तो जो हम अपनी 3B फाइल करते हैं वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हम 2A में अपनी क्रेडिट नहीं देख लेते। मतलब बिल और गुड्स के आ जाने के बिल के बेसिस पे अब आप क्रेडिट मत लो, 2A में देखो वो चढ़ा है कि नहीं, और वो कैसे चढ़ा होगा? जब सप्लायर ने मैंने अपनी सेल रिटर्न फाइल की होगी। अंडर रूल 36(4) इनपुट टैक्स रेट विच इज अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड डीलर फॉर अ टैक्स पीरियड कैनॉट एक्सीड 110% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2A। कह रहा है जीएसटीआर 2A में जितना क्रेडिट दिख रहा है उसके 110% से ज्यादा नहीं हो सकता, कैनॉट एक्सीड। अब आप कहोगे जीएसटीआर 2A में जितना दिख रहा है उसके 110% तक गवर्नमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट भी तो ये बात समझ रही है कि तुम्हारे जितने सप्लायर हैं, ध्यान से सुनिए, मेरे जीएसटीआर 2A में 1 लाख रुपया दिख रहा है, पता है दिखना कितना चाहिए था? दिखना चाहिए था 1.5 लाख रुपया। एक्चुअली बाकी सप्लायर बदतमीज कहीं के, वो सब अभी तक अपनी सेल रिटर्न फाइल नहीं की है। रोज मैं फोन कर करके उनको परेशान हो गया हूं, 1.5 लाख रुपए दिखना चाहिए था, 1 लाख रुपए दिख रहा है। गवर्नमेंट कह रही है थोड़ा सा मेहरबानी हम भी करते हैं अपनी तरफ से, कह रही है 1 लाख अगर दिख रहा है ना, 1,10,000 तक चलो ले लो। हम तो कहते हैं साहब रहने दो, इतनी भीख नहीं चाहिए हमको। जहां हम बाकी इतना बर्दाश्त कर लेंगे ना, 10% और बर्दाश्त कर लेंगे, तुम हमको 100% दो। सरकार कह रही है हम तुमको 110% क्रेडिट दे देंगे, यहां तक दे सकते हैं। मतलब मोटा मोटी आपको ध्यान दीजिए, अब सामने वाले से रिटर्न फाइल करवाना पड़ेगा, नहीं तो गए काम से, आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं बना के आपसे पूछता हूं। आईटीसी अवेलेबल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए आपके अकाउंट्स के हिसाब से आपकी क्रेडिट कितनी होनी चाहिए? वो है 1,20,000 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्रेडिट कैसे ले रखे हो? इनवॉइस के बेसिस पे। इनवॉइस आई एंट्री मारे आईटीसी की, अरे हम परचेज की एंट्री जैसे जैसे मारेंगे जीएसटी लगा लगा के बिल के हिसाब से, तो पूरी क्रेडिट आईटीसी दिखाई देगी कि इतना आईटीसी है आपका। तो आईटीसी अवेलेबल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब एज पर इनवॉइस हो गया, एज पर इनवॉइस रिसीव्ड, वो मेरा 1,20,000 है। लेकिन आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, अब जीएसटीआर 2A में कैसे आईटीसी आती है? सेलर अपनी रिटर्न फाइल करेगा तब आएगी। सेलर ने मेरे जितने भी सप्लायर हैं सबने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, और इस वजह से आईटीसी एज पर 2A जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज ओनली 80,000 रुपीज। ठीक है, आईटीसी अवेलेबल कितना होगा? आंसर कीजिए, आईटीसी कितना मिलेगा? आईटीसी मिलेगा जीएसटीआर 2A में जितना है उसका 110% ज्यादा से ज्यादा, यानी 88,000 रुपया मिल जाएगा। अब मैं ब्लू पेन से करेक्शन कर रहा हूं,
मान लीजिए एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 लाख रुपया था, ठीक है, जीएसटीआर 2A के हिसाब से 95,000 रुपया था, आपको आईटीसी कितनी मिलेगी? आपको कितनी मिलेगी? 95,000 का 110%। जरा देखो तो 95,000 का 110% कितना होता है? ये होता है 1,04,500। नहीं भाई साहब, जितनी क्रेडिट आप ज्यादा थोड़ी ना ले लोगे, आपकी क्रेडिट ही 1 लाख बनती है, ठीक है। मेरे ज्यादातर सप्लायर अच्छे हैं, सबने मैक्सिमम ने रिटर्न भरी है, ठीक है, तो आप 1 लाख क्रेडिट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 110% देते हैं, जितनी क्रेडिट आपकी बनती है उससे ज्यादा नहीं दे देते हैं, ठीक है। अगर 80,000 था तो सरकार 88,000 को देने को तैयार है, क्योंकि आपकी क्रेडिट 1,20,000 है, तो 88,000 देने को तैयार है। अब 95,000 आपकी जीएसटीआर 2A में दिखाई दे रही है, 110% हो जाएगा 1,04,500, लेकिन भैया आपकी क्रेडिट ही 1 लाख है, तो 1,04,500 थोड़ी ना दे देंगे, तब 1 लाख देंगे। क्लियर है? तो दिस इज रूल नंबर 36(4), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे दिखाई दे रही है उसका 110% ही मैक्सिमम हम क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस 110% is up to what amount, the actual amount of credit as per books of account, वो उतना ही होना चाहिए। और ये 110% एक्सीड कर रहा है आपके एक्चुअल आईटीसी से, तो एक्चुअल आईटीसी ही आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और अगली क्लास में आगे की बात करेंगे आपसे।